नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ए 2.2 में। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ द्रव्य के सामान्य गुणों के बारे में पढ़ा था। इस पूरे चैप्टर में हमने विरूपक बल यानी कि रिफॉर्मिंग फोर्स, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, पूर्ण सुघट्य प्लास्टिक वस्तुएं, इलास्टिसिटी रेंज यानी कि प्रत्यास्थता सीमा, प्रतिबल स्ट्रेस, विकृति स्ट्रेन और विकृति के प्रकार, है ना, और प्रत्यास्थता के गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, हुक लॉ, इलास्टिसिटी कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। इसके बाद हमने तरल के यांत्रिक गुण में प्रणोद प्रेशर, थ्रस्ट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में यहाँ से कवर करेंगे, जिसमें हमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक पर गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक घट जाता है, जैसे कि बर्फ आदि। यानी कि कोई मैटर है, उसमें जब हीट देने पर अगर किसी मैटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो उसको प्रेशर देने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और हीट देने पर किसी का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो उस मैटर में जब हम प्रेशर देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। फिर क्वथनांक पर प्रेशर बढ़ने पर यानी दाब के बढ़ने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि उसमें हाई टेम्परेचर जल्दी ही मिल जाता है। फिर पास्कल का लॉ। किसी संलग्न द्रव पर लगाया गया दाब द्रव के प्रत्येक भाग में समान रूप से संचारित होता है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदु एवं पात्रों की दीवार पर समान रूप से संचरित होता है। यह नियम द्रवों और गैसों में दाब के संचरण के सिद्धांत का भी वर्णन करता है। पास्कल का जो लॉ है, पास्कल ये कहे कि मान लीजिए कि आपके पास एक चिप्स का पैकेट है और आप उसमें हल्का सा प्रेशर दिए, तो जैसे ही आप प्रेशर देंगे तो उसके चारों तरफ वाला जो एरिया होगा उसमें समान रूप से एयर भर जाएगा। या फिर आप एक प्लास्टिक का थाली ले लीजिए जिसमें वाटर हो, तो उस वाटर में जब आप प्रेस करेंगे, उस प्लास्टिक की थैली पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर लगेगा, लेकिन उसके आसपास के एरिया में समान रूप से वाटर चला जाएगा, है ना। तो पास्कल यही बोले थे कि जब किसी द्रव पर दाब लगाया जाता है तो दाब द्रव के प्रत्येक भाग में समान रूप से संचरित हो जाता है, और इस नियम को द्रवों या गैसों में दाब के संचरण के सिद्धांत का भी वर्णन करता है। अनुप्रयोग। स्कूबा डाइविंग के लिए खिलाड़ियों को पास्कल का जो लॉ है उसका ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए द्रव चालित लिफ्ट यानी कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक मशीन, शक्ति डोर और शक्ति खिड़की आदि। घनत्व। किसी पदार्थ में द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक है kg पर मीटर क्यूब, SI मात्रक, है ना। तो घनत्व क्या होता है कि जब किसी बॉडी का जो मास है उसको वॉल्यूम से हम जब डिवाइड करते हैं पर यूनिट तो हमें को डेंसिटी मिल जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी मिल जाता है। अब मास क्या है? तो मास इज़ कांस्टेंट। हमारा बॉडी एक्चुअल में हम लोग वेट नापते हैं तो हम लोग वेट नहीं, हम लोग मास नापते हैं। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है पर वेट घटता बढ़ता रहता है। किसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अभी जैसे चंद्रमा पर जो वेट है, मून पर जो वेट है वो अर्थ का 1/6 होता है, लेकिन मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम जब हम करते हैं तो हमको किसी भी वस्तु का डेंसिटी मिल जाता है। जब विभिन्न घनत्व पर अमिश्रणीय दाब किसी पात्र में भरे जाए तो उच्च घनत्व वाला दाब पात्र की तली में, जबकि निम्नतम घनत्व वाला पात्र द्रव पात्र में सबसे ऊपर होता है। कह रहा है कि जब अमिश्रणीय दाब, कोई भी दो अमिश्रणीय जो मिश्रित नहीं हो सकता है उसको किसी पात्र में भरा जाएगा तो उच्च घनत्व वाला जो दाब होगा वो पात्र की तली में रहेगा, और जो निम्न घनत्व वाला रहेगा वो पात्र के ऊपर आ जाएगा, द्रव के ऊपर आ जाएगा। जैसे कि आप ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ऑयल पानी के ऊपर तैरने लगेगा और वाटर नीचे रहेगा, यानी कि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है ऑयल से, है ना। ताप वृद्धि के कारण वस्तु में प्रसार होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? वस्तु में प्रसार होता है, वस्तु फैल जाता है, अतः वस्तु के आयतन में वृद्धि होगी, है ना। तो आप ही सोचिए, जब वस्तु का प्रसार बढ़ रहा है, मतलब वस्तु अपना साइज़ को चेंज कर रहा है, फैल रहा है, तो वस्तु का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा
ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है वो अपरिवर्तित रहता है, परंतु घनत्व घटता है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ डेंसिटी कम हो गया, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ डेंसिटी कम हो गया। कब हुआ, जब हम ताप बढ़ा दिए। तो जब एक बार टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी घट गया। फिर दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाने पर किसी वस्तु का आयतन घटता है। जैसे ही प्रेशर देंगे किसी भी वस्तु पर तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, है ना। ये टेम्परेचर के बढ़ाने से हुआ था। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर के बढ़ाने पर क्या होगा, आयतन घटेगा, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और डेंसिटी इंक्रीज करेगा, है ना। वस्तु का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अपेक्षित घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अन्य नाम, रिलेटिव डेंसिटी का अन्य नाम हो गया विशिष्ट गुरुत्व। किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व, पदार्थ का घनत्व, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, पदार्थ का घनत्व डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिए, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का डेंसिटी होता है ये सबसे हाइयर होता है, सबसे ज़्यादा होता है ना। तो इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस जब डेंसिटी नापना होता है तो उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर को रखते हैं। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। अब दो स्थिति बनेगा, या तो रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा हो जाए या रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम हो जाए। तो जब रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा होता है तो वस्तु जल में डूब जाएगी, और जब कम होगा तो वस्तु जल में तैरेगी, है ना। एक स्टील से बनी एक स्टील से बनी गोलाकार गेंद को जब पारे से भरे बर्तन में डाला जाता है तो वो पारे की सतह पर तैरती रहती है। यदि हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो इसका घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि शुद्ध दूध का घनत्व जो है वो 1032 होता है, जबकि वसा ग्लूकोज का घनत्व 0.86 होता है। लेकिन अगर हम दूध में पानी मिलाते हैं तो इसका घनत्व कम हो जाएगा। दूध में अगर हम पानी मिला देते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। मनुष्य के लिए नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है ना। बादल आसमान में तैरते हैं क्योंकि उनका घनत्व कम होता है। निम्न ताप और उच्च ताप पर गैसों का घनत्व अधिक होता है। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद उत्प्लावकता या उत्प्रेक्ष। उत्प्लावकता में क्या है कि तरलों में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। तरलों में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जो ये विशेष प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसका काम क्या होता है, इससे वस्तु पर एक ऊपर की ओर बल लगता है ना, जो वस्तु को पूर्णतः या अंशतः डुबा देता है ना, डुबा, जिसमें पूर्णतः या अंशतः इसमें डुबोई जाती है, और इसी गुण को उत्प्लावकता या उत्प्रेक्ष कहते हैं। अब ये जो फोर्स लग रहा है ना, जो वस्तु को ऊपर की ओर धकेल रहा है ना, जैसे वस्तु तैर रही है तो ये जो ऊपर की ओर धकेल रहा है और उस पर जो वो फोर्स लग रहा है वही है उत्प्लावन बल, यानी कि बुयांस फोर्स। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगता है, और यह बल उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्ष बल कहलाता है, यानी कि बुयांस फोर्स कहलाता है। उत्प्लावकता केंद्र, उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावकता केंद्र कहते हैं। दो छड़ें, एक तांबे और दूसरे स्टील के, पानी में रखने पर समान उत्प्लावन बल अनुभव करती है, जबकि दोनों का आयतन समान हो। ठीक है, ये दो छड़, एक तांबे और दूसरा स्टील का रख देंगे पानी में तो उसमें समान बुयांस फोर्स, इक्वल बुयांस फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों का आयतन समान होगा तभी। अब उत्प्लावकता बल निम्न कारकों पर निर्भर करती है। उत्प्लावक बल जो है उत्प्लावक बल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन। मान लीजिए कि ये हमारा एक लिक्विड है और इसमें क्या है, एक शीप है या फिर कोई वस्तु है जिसका ये पोर्शन जो है डूबा हुआ है पानी में, तो बोयांस फोर्स जो है इस डूबे हुए भाग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, उत्प्लावकता बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तरल का घनत्व, यानी कि वाटर का डेंसिटी या फिर जो भी लिक्विड है उसका डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बोयांस फोर्स। फिर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो उत्प्लावकता बल ये इन तीनों चीज़ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि बोयांस फोर्स बढ़ेगा तो ये पार्ट बढ़ेगा, अगर बोयांस फोर्स घटेगा तो ये घटेगा। ठीक है, द बुयांट फोर्स ऑन द मून विल बी लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि चंद्रमा पर जो उत्प्लावकता बल होती है वो पृथ्वी की तुलना में कम होगी। एंड इसके बाद बुयांस फोर्स, उत्प्लावक बल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी बुयांस फोर्स बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बुयांस फोर्स घटेगा, है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। उत्प्लावक बल तैराकों में
उत्प्लावक बल तैराकों में पानी में तैरने में मदद करता है। उत्प्लावक बल वस्तु के द्रव्यमान, आकार, घनत्व आदि पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो बुयांस फोर्स है ये वस्तु के मास पर, उसके साइज पर, शेप पर, डेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है, ये वस्तु के डूबे हुए भाग के आयतन पर निर्भर करता है। यानी कि जो वस्तु डूब गया है, जितना पार्ट उसका डूबा हुआ है, तो बस वो उसी पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो द्रव के ऊपर की वस्तु पर उत्प्लावक बल नहीं लगेगा, है ना। जब लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में नीचे की ओर रखा जाता है तो इस पर लगने वाला उत्प्लावक बल लकड़ी के भार से अधिक होगा। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अब मृत केंद्र के बारे में जानते हैं। उत्प्लावक केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे हम मृत केंद्र कहते हैं। अच्छा, ऊर्ध्व रेखा का मतलब क्या हो गया? वर्टिकल लाइन, है ना। ऊर्ध्व रेखा का मतलब हो गया वर्टिकल लाइन, और क्षैतिज रेखा का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊर्ध्व रेखा वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल रेखा क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा, है ना। तो ये जो है जिस बिंदु पर गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे हम मृत केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन है, तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए मृत केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। अगर कोई वस्तु तैर रही है ना, तो उसका जो मृत केंद्र है कि वो स्थायी रूप से तैरे, तो उसके लिए मृत केंद्र जो है ऊपर होना चाहिए गुरुत्व केंद्र का। और वस्तु की संतुलन की अवस्था में जब वस्तु का मृत केंद्र गुरुत्व केंद्र से ऊपर होता है तो वस्तु स्थायी संतुलन में होती है, और जब वस्तु का मृत केंद्र गुरुत्व केंद्र से नीचे होता है, यानी कि जब गुरुत्व केंद्र जो है, जब वस्तु का मृत केंद्र गुरुत्वीय केंद्र से नीचे होता है ना। तो जब गुरुत्वीय केंद्र से नीचे होगा, मान लीजिए कि ये ग्रेविटेशनल वाला सेंटर है और ये वाला जो है ये मृत केंद्र है, तो क्या होगा? वस्तु अस्थायी संतुलन में होगी, ठीक है, इसमें संतुलन नहीं होगा। फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जब किसी तरल पदार्थ को पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोए हुए शरीर पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल जो है शरीर द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत यांत्रिकी के मूल भौतिकी का एक नियम है। मान लीजिए कि ग्लास से भरा हुआ वाटर है आपके पास, आप उसमें कुछ डाल दिए, कोई भी वस्तु सब्सटेंस को डाले, वो या तो उसमें आधा डूबा या फिर पूरा डूब गया। तो जो भी वस्तु डूब रहा है, ग्लास भरा हुआ है ना, तो जो पानी बाहर आया, पानी जो बाहर गिरा, तो उसके भार के बराबर उस वस्तु का डूबा हुआ भाग का आयतन होगा। तो उसके भार के बराबर होगा, उसके भार के बराबर होगा। तो ये जो है कि आर्किमिडीज कहते हैं, और यह सिद्धांत तरल यांत्रिकी के मूल भौतिक का एक नियम है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग। इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, नाव और पनडुब्बी की डिजाइन इसी सिद्धांत पर आधारित है। धातु की शुद्धता भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है, यानी कि जो प्योरिटी ऑफ मेटल है वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। यह उत्प्लावन सिद्धांत को भी बताता है। उत्प्लावन सिद्धांत यानी कि बुयांस फोर्स, है ना, जिसमें जहाज पानी में तैरता है। एक नाव तब डूबेगा जब वो अपने भार से बराबर पानी को विस्थापित कर देगा। जब किसी पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबाया जाता है तो वह बराबर द्रव्यमान के पानी को विस्थापित कर देता है। लोहे का जहाज पानी में तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है ना। जब ये क्यों होता है? ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार है। हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे हवा में उड़ते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का भार इसके द्वारा प्रतिस्थापित वस्तु के भार से कम होता है, ठीक है। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग यहाँ पे ये अनुप्रयोग था कि आप कहाँ कहाँ पर इसका अनुप्रयोग कर सकते हैं, किस किस चीज़ को बनाने में यूज होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए, कोई लिक्विड है उसका डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए, वस्तु का डेंसिटी ज्ञात करने के लिए, अपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी, जहाज एवं पनडुब्बी के डिजाइन के निर्माण में, बैटरी में सल्फ्यूरिक की सांद्रता करने में, हाइड्रोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा, ठीक है, डेसीमीटर के निर्माण में इसका प्रयोग घनत्व को मापने में होता है। प्लवन का नियम, एक निकाय तैरेगा या यदि निकाय में डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव का भार निकाय के बराबर होना चाहिए। एक निकाय साम्यावस्था में होगी। साम्यावस्था का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि कोई वस्तु इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा? जब उसका गुरुत्वीय केंद्र, उत्प्लावन केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में हो, यानी कि वर्टिकल लाइन में हो। निकाय साम्यावस्था में होगी यदि गुरुत्वीय केंद्र उत्प्लावन केंद्र के नीचे हो, और स्थिर साम्य में होगा यदि गुरुत्वीय केंद्र उत्प्लावन केंद्र के लंबवत ऊपर की ओर स्थित है। अच्छा, निकाय साम्यावस्था में कब होगी? जब गुरुत्वीय केंद्र उत्प्लावन केंद्र के नीचे होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल सेंटर जो है उत्प्लावन यानी कि बुयांस सेंटर के अगर नीचे होगा तो निकाय साम्यावस्था में होगा और अस्थिर साम्य होगा, ठीक है।
अस्थिर साम्य होगा। यदि गुरुत्वीय केंद्र उत्प्लावन केंद्र के लंबवतः ऊपर की ओर है, यानी कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स बुयांस फोर्स के ऊपर है, तब क्या होगा, की ओर स्थित है। जब घनत्व, इसको हम मान लीजिए आपके पास दो पिंड है, एक का जो डेंसिटी है वो है रो और वॉल्यूम है भी, और दूसरा पिंड है जो उसका डेंसिटी है सिग्मा। इसको रो कहते हैं और इसको सिग्मा कहते हैं। तो जब घनत्व रो है, इसका डेंसिटी और वॉल्यूम भी, और पिंड इसका सिग्मा, डेंसिटी जब तरल में डूबा हुआ है तो दो बल कार्य करता है। वास्तविक भार, यदि ये जो पिंड है वॉल्यूम वी, डेंसिटी रो और गुरुत्वीय त्वरण जी अगर नीचे की ओर लगता है तो ये वास्तविक भार की वजह से। अगर उत्प्लावन बल कैसे लग रहा है, तो वॉल्यूम भी और डेंसिटी सिग्मा और गुरुत्वीय त्वरण यदि लंबवतः ऊपर की ओर लगते हैं तो। स्थिति, यदि भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगा। यदि भार उत्प्लावन बल से कम होगा, द्रव की सतह के ऊपर होगा। यदि भार और उत्प्लावन बल बराबर होगा तो क्या होगा, वस्तु का पूरा आयतन तरल में डूबा हुआ है तो वस्तु तैर जाएगा। अब दो स्थितियां बनती है। अब दो स्थितियां क्या बनती है, जब एक बर्तन में बर्फ़ का ब्लॉक पानी में तैर रहा है तो पूरी बर्फ़ पानी में पिघल जाती है और बर्तन में पानी का स्तर नहीं बदलता है। जब एक बर्तन में बर्फ़ का ब्लॉक तैर रहा है तो पूरी बर्फ़ पानी में पिघल जाती है तो निम्न अवस्थाएं उत्पन्न होती है। कौन सी? 3 अवस्था उत्पन्न होती है। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर तरल और पानी का स्तर बढ़ जाएगा, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, तरल जो ये वाटर है उसका डेंसिटी से तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा बर्तन में। अगर कम होगा डेंसिटी, लिक्विड ऑफ डेंसिटी जो है वाटर ऑफ डेंसिटी से कम होगा तो क्या होगा, तरल और पानी का स्तर कम हो जाएगा। अगर बराबर होगा तो पानी और तरल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। अब यहाँ पर जैसे देख लिया आप, तरल का घनत्व यानी कि लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। प्लवन के नियम के कुछ दैनिक उदाहरण, गुब्बारे में हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन भरी जाती है क्योंकि गुब्बारे में भारी गैस का औसत घनत्व हवा से कम होता है, जिससे गुब्बारा आसमान में आसानी से उड़ जाता है। एक लीड युक्त बर्फ का ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघल जाए तो जल स्तर गिर जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बड़ा हिमखंड ऊपर की सतह के बजाय निचली सतह से नीचे की ओर पिघलने लगता है क्योंकि निचली सतह पर अधिक दबाव के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। और ये कुछ उदाहरण है, अब देख लीजिएगा। फिर हम पढ़ते हैं धारा रेखीय, पटलित प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, पटलित प्रवाह यानी कि लेमिनार फ्लो और विक्षुब्ध प्रवाह यानी कि टर्बुलेंट फ्लो। धारा रेखीय प्रवाह वो प्रवाह होती है जिसमें तरल नियमित पथ में गमन करता है और इस प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर तरल का वेग, दाब और अन्य गुण स्थिर होते हैं। रेखीय प्रवाह को पटलित प्रवाह भी कहा जाता है और इस प्रवाह में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। इस प्रवाह में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के प्रवाह की दिशा को व्यक्त करती है और धारा प्रवाह में दो धाराएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यानी कि आप मान सकते हैं कि एक पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन जैसे आप उसको बढ़ा तो सकते हैं लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, है ना। समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइन, ये दोनों एक धारा में तो जाती है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। और जब उतार चढ़ाव नहीं होगा एक दूसरे से धारा पर कभी भी आगे जाकर के ये मिल नहीं पाएगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं, ये बस चलती जाएगी, है ना। या इधर से बढ़े लेकिन मिलेगी नहीं तो है, और इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। फिर हम पढ़ेंगे पटलित प्रवाह यानी कि लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो वो फ्लो है कि जब धारा रेखीय प्रवाह क्षैतिज सतह पर हो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हो। क्षैतिज सतह यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होती है धारा रेखीय प्रवाह तो सभी परतों का वेग भिन्न भिन्न हो और सभी परतों का जो वेलोसिटी है, वेग है, वो डिफरेंट होता है, तो ये आपस में न मिलती है, तो इसे मिलती ही नहीं है, यानी कि पैरेलल लाइन जैसा, तो इसे पटलित प्रवाह कहते हैं। पटलित प्रवाह में द्रव का वेग सदा क्रांतिक वेग से कम होता है। सर क्रांतिक वेग यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है हम आगे देखेंगे। फिर आता है विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह यानी कि यह एक प्रकार का प्रवाह है जिसमें तरल और नियमित उतार चढ़ाव होते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है, यह अनियमित रूप से उतार चढ़ाव इसमें होता रहता है और इस प्रवाह में द्रव के कणों का वेग एवं पथ के समय के साथ लगातार प्रत्येक बिंदु पर बदलता है। इस प्रवाह में अधिकतम ऊर्जा द्रव में भंवर उत्पन्न करने में खर्च होती है।
आप क्रांतिक वेग के बारे में जानते हैं। क्रांतिक वेग वह वेग है जिसका जहाँ तक उसका प्रभाव धारा रेखीय होता है और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाती है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब तक कि उसका प्रभाव धारा रेखीय है, यानी कि वो एक समान चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर वो विक्षुब्ध हो जा रहा है तो वहाँ पे जो वेलोसिटी है, जो वेग बनता है, उसी को हम क्रांतिक वेग कहते हैं। यदि तरल के प्रवाह से क्रांतिक वेग ज़्यादा हो तरल के प्रवाह से, तो धारा रेखीय प्रवाह होगा। यदि तरल का प्रवाह ज़्यादा हो क्रांतिक वेग से, तो ये विक्षुब्ध प्रवाह होगा, है ना। मान लीजिए कि ये लिक्विड है L और क्रांतिक वेग यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी हम ले लेते हैं, तो C लिख लेते हैं। अगर C इज़ ग्रेटर देन L होगा तो ये धारा रेखीय प्रवाह बनेगा, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो बनेगा। और अगर ये लिक्विड का जो प्रवाह है वो C से ज़्यादा यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होगा तो विक्षुब्ध प्रवाह बनेगा, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो बनेगा, ठीक है। फिर बर्नौली का थ्योरम आता है, बर्नौली प्रमेय। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर वन टू अनदर एनर्जी जो सब्सटेंस बोल सकते हैं। जैसे आप मशीन या जनरेटर अब जब चलाना शुरू करते हैं तो हम हाथ से उसको घुमाते हैं, है ना। तो जैसे हाथ से उसको घुमाया जा रहा है तो फिर वो मैकेनिकल एनर्जी हो गया जिसको हम हाथ से घुमाएं, और फिर वो कन्वर्ट होकर किस में चला गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे बल्ब और पंखा चल रहा है तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्स, है ना। तो बर्नौली प्रमेय जो है, बर्नौली का जो थ्योरम है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। प्रवाहित तरल पदार्थ में निहित ऊर्जा दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, दाब ऊर्जा यानी कि प्रेशर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा, जब हम कोई चीज़ मोशन में होता है, गति में होता है, तो उसमें जो एनर्जी लग रहा है वो गतिज ऊर्जा हो गया। अगर कोई वस्तु एनर्जी में पर वो रुका हुआ है, स्थिर है, तो वह स्थितिज ऊर्जा हो गया। यह पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, रो जी एच, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहाँ डेंसिटी का अर्थ होगा तो यहाँ पे रो यूज़ करेंगे एम की जगह पे बस। कथन, एक पाइप से बहने वाले द्रव की इकाई की मात्रा के लिए ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक ऊर्जा को जोड़ देते हैं। ये सारी ऊर्जाओं को जोड़ देते हैं, सारी एनर्जीज को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इस ऊर्जा के लिए हम यहाँ पे प्रेशर लिख दिए, दाब ऊर्जा है तो प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया रो जी एच, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। पर एम वी नहीं, यहाँ डेंसिटी का बात होगा तो रो वी स्क्वायर, और ये हमको एक कॉन्स्टेंट देगा। अब बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ना है। एक हवाई जहाज के कार्य का सिद्धांत सीकर वर्ष, स्प्रे मशीन, कार्ब्यूरेटर, पेंटागन और फिल्टर पंप की क्रिया इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर करती है, बर्नौली थ्योरम पर। हवाई जहाज जो एरोप्लेन चलता है, ये कैसे चलता है, बर्नौली के थ्योरम पर चलता है। आंधी तूफान में छतों से उड़ना, मैग्नेस प्रभाव इसी सिद्धांत पर आधारित है। पेट्रोनिलिका, सेंटास और बंसेन बर्नर की क्रिया इसी सिद्धांत पर आधारित है। दो निकट समानांतर चलती नाव और बसों के बीच आकर्षण जो होता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री तेजी से आती रेलगाड़ी की ओर झुक जाते हैं। रेलगाड़ी के आने पर प्लेटफॉर्म पर पड़े तिनके व कागज गाड़ी की ओर उड़ने लगते हैं। ये सब बर्नौली का कुछ अनुप्रयोग है। द्रव का किसी पात्र में से बहिस्त्राव वेग, टॉरिसेली का प्रमेय है। टॉरिसेली थ्योरम ये बोलता है कि जब किसी पात्र में ऊंचाई h तक द्रव भरा हुआ है ना, किसी पात्र में, किसी बर्तन में जब एक हाइट तक कोई लिक्विड को फिल किया हुआ है, भरा हुआ है, तो द्रव की मुक्त सतह से h गहराई में, जो ऊपर का सरफेस खुला हुआ है, वहाँ से h गहराई में सबसे लास्ट में अगर कोई छिद्र है और उस छिद्र से निकलती जो द्रव होगा, जो लिक्विड होगा, उसका वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, √2gh होगा, है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स और असंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स। अब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब कोई सब्सटेंस होता है, आप सॉलिड स्टेट्स का ये प्रॉपर्टी हुई होता है कि जब कोई वस्तु सॉलिड स्टेट में होती है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। अच्छा, तो जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराणुक आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। जैसे कि जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, अगर कोई वाटर का ही सब्सटेंस है, मान लीजिए कि ये वाटर ही है, तो इसके अणु के बीच जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स होगा, तो इसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, जो जल का एक बूंद बना रहा है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो यही हो गया ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स।
अब इसी बल के परिणाम स्वरूप जल में पृष्ठीय तनाव का गुण पाया जाता है। जल में पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का गुण पाया जाता है। भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। अब जो कोई, ये मान लीजिए एक डिफरेंट सब्सटेंस है और ये एक डिफरेंट सब्सटेंस है, और इनके बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो यही होता है एडहेसिव फोर्स। जैसे कि कांच के ग्लास में रखे अणु व ग्लास की दीवारों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, यानी कि आप ग्लास में एक पानी रख दिए और पानी और जो ग्लास का जो दीवार है उसके बीच में अगर कोई आकर्षण बल लग रहा है तो वो एडहेसिव फोर्स हो गया। अब पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव क्या होता है कि किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है और अपने न्यूनतम क्षेत्रफल में जाने की चेष्टा करती है, तो इसको कहते हैं पृष्ठीय तनाव। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह मुक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल के न्यूनतम होने का प्रयास करता है। किसी द्रव के ऊपर पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करने वाला जो बल होता है वह पृष्ठीय तनाव बल होता है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स बाय लेंथ। और ये किस प्रकार की राशि है, एक अदिश राशि है। अब इसका सरफेस टेंशन का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठीय तनाव का मूल्य जो है वो 0 होगा। पृष्ठीय तनाव निर्भर करता है किस पर, द्रव अणुओं के बीच ससंजक बल पर। यानी सरफेस टेंशन किस पर डिपेंड करेगा, अगर मान लीजिए कि दो लिक्विड है तो उसके बीच में कोई अणु है तो उसके ससंजक बल पर, कोहेसिव फोर्स पर, है ना। और द्रव की विद्युत चुंबकीय प्रकृति पर, लिक्विड का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक नेचर पर, द्रव तल की प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार पर और द्रव की प्रकृति पर सरफेस टेंशन जो है डिपेंड करता है। पृष्ठीय तनाव आणविक घटना है जिसका मूल कारण विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब पृष्ठीय तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। अब सरफेस टेंशन को कौन प्रभावित कर पाएगा, तो एक पहला टेम्परेचर और दूसरा अशुद्धि, इम्प्योरिटी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव घट जाएगा और द्रव के क्वथनांक पर पृष्ठीय तनाव शून्य हो जाएगा। द्रव के क्वथनांक यानी कि द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या होगा, पृष्ठीय तनाव का गुण जो है विलुप्त हो जाएगा। अब अशुद्धियाँ क्या है, घुलनशील अशुद्धियाँ पृष्ठीय तनाव को बढ़ा देती है, जैसे जल में नमक, जल में चीनी। अघुलनशील अशुद्धियाँ पृष्ठीय तनाव को घटा देती है। जो अशुद्धि घुल जाएगा वो पृष्ठीय तनाव को, सरफेस टेंशन को बढ़ा देगा, जैसे कि जल में नमक और जल में चीनी, ये क्या है, सॉल्युबल है वाटर में, तो ये सरफेस टेंशन को बढ़ा देगा। लेकिन जो नहीं घुलेगा, जैसे कि जल में रेत और जल में केरोसिन, जल में साबुन, ये सब वाटर में नहीं घुलेगा, अघुलनशील होगा, तो ये पृष्ठीय तनाव को घटा देगी। अब पृष्ठीय तनाव के अनुप्रयोग। समुद्री लहरों पर तेल डालकर उसे शांत किया जाता है। तेलीय स्नेहकों या पेटेंट्स पर पृष्ठीय तनाव का मान कम रखा जाता है जिससे कि वो सतह पर आसानी से फैल जाए। अच्छा, कोई भी चीज़ में सरफेस टेंशन कम रखा जाता है, अगर उसको फैलाना है, जैसे कि पेंट वगैरह करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन काफ़ी कम होता है ताकि वो सतह पर आसानी से फैल जाए, है ना। साबुन लगाकर कपड़ों को धोया जाना। विद्युत परिपथों में सोल्डरिंग के तुरंत बाद इस पर फ्लक्स लगाया जाता है जो पिघले टीन का पृष्ठीय तनाव घटा देती है और इस पर आसानी से वो फैल जाता है। जीवाणुनाशक मलहमों पर सरफेस टेंशन कम रखना जिससे त्वचा या घाव पर आसानी से फैले, क्या, मलहम, है ना। फिर पृष्ठीय तनाव के उदाहरण। जब पारा एक साफ कांच की प्लेट पर विभाजित होता है तो ये छोटे छोटे गोले बनाता है और सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। पानी पर सुई का तैरना पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। पारे की छोटी बूंदें गोलाकार पर बड़ी बूंदें चपटी होती हैं। पानी पर कपूर का नाचना पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। पारा कांच को गीला नहीं करता बल्कि पानी कांच को गीला करता है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है। तेल की बूंदें ठंडे पानी पर फैलती है जबकि गर्म पानी की सतह पर वैसी ही बनी रहती है। डिटॉल जैसे एंटीसेप्टिक में पृष्ठीय तनाव कम होता है इसलिए वे तेजी से फैलते हैं, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा। फिर हम पढ़ते हैं स्पर्श कोण। स्पर्श कोण में क्या होगा, तरल व ठोस के बीच स्पर्श कोण को सतह और तरल के अंदर ठोस की सतह पर स्पर्श रेखाओं के बीच गिरे हुए कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोनों स्पर्श रेखाएं ठोस के साथ तरल के संपर्क में बिंदु पर खींची जाती है। मान लीजिए कि एक लिक्विड है और एक सॉलिड है। एक सॉलिड है ये और ये है लिक्विड। तो इसके बीच में अगर कोई स्पर्श रेखा बन रहा है
जो लिक्विड जो सॉलिड स्टेट को नहीं छुए, लेकिन उसका जो एंगल होगा वो द्रव के अंदर ही बनेगा, यानी कि लिक्विड के अंदर ही बनेगा। तो ऐसा जो रेखा बनता है, ऐसा जो कोण बनता है, इसी को हम कहते हैं स्पर्श कोण, है ना, स्पर्श कोण कहते हैं। दोनों स्पर्श रेखाएं ठोस के साथ तरल के संपर्क बिंदु में खींची जाती है, लेकिन याद रखिएगा कि स्पर्श कोण हमेशा लिक्विड के अंदर ही बनता है। अब अवतल नवचंद्रक, अवतल नवचंद्रक का मतलब, अच्छा, अवतल को क्या बोला जाता है? कनकेव, केव का मतलब कि गुफा, ये गुफा के जैसा है। तो जब ये 90 डिग्री से जो थीटा है, अगर 90 डिग्री मतलब थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो क्या बनेगा? कनकेव बनेगा। इसमें द्रव ठोस सतह को गीला करता है, जो लिक्विड होगा वो ठोस का सतह को, सिर्फ सरफेस को गीला करेगा। जब 90 डिग्री के बराबर होगा तो क्या होगा? द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं कर पाता है। और जब 90 थीटा ज़्यादा होगा 90 डिग्री से, 90 डिग्री से थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगा? द्रव ठोस सतह को गीला नहीं करता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि द्रव ठोस की सतह को गीला करेगा। जब बराबर होगा तो द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करता है। जब थीटा ज़्यादा होगा 90 डिग्री से तो द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करता है। किसी द्रव पर ताप बढ़ने पर स्पर्श कोण भी बढ़ जाता है। घुलनशील अशुद्धियाँ स्पर्श कोण का मान घटा देती है। आंशिक रूप से घुलनशील अशुद्धियाँ स्पर्श कोण के मान को बढ़ा देती है। जो अशुद्धियाँ आंशिक रूप से घुलती है वो स्पर्श कोण के मान को बढ़ा देती है। और स्पर्श कोण का मान द्रव तथा उनके संपर्क में स्थित ठोस पृष्ठ की प्रकृतियों पर निर्भर करता है। अब पढ़ेंगे केशिकत्व यानी कि कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होता है? किसी द्रव पर केशक नली, केश नली, कैपिलरी ट्यूब में गुरुत्वीय बल के विपरीत ऊपर व चढ़ने की, नीचे उतरने की प्रवृत्ति या गुण को केशिकत्व कहा जाता है। किसी द्रव में जब कोई लिक्विड है उसमें जब कैपिलरी ट्यूब लगाते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत, ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत अगर कोई ऊपर नीचे जाने का उसमें गुण है तो इसी गुण को केशिकत्व कहा जाता है। यह केश नली बहुत कम त्रिज्या में खोखली नली होती है जिसमें द्रव के चढ़ने व उतरने के गुण इनके व्यास या त्रिज्या पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2t cos थीटा बाई आर डी जी, जहाँ r क्या है? केश नली की त्रिज्या, और t क्या है यहाँ पर? द्रव का पृष्ठीय तनाव, और d क्या है? डेंसिटी, और h है नली में द्रव की ऊंचाई और गहराई। थीटा क्या है? द्रव या नली के दीवार पर के बीच में स्पर्श कोण। केश नली में द्रव के चढ़ने या उतरने के कारण पृष्ठ तनाव होता है। जो केश नली में द्रव ऊपर नीचे चढ़ रहा है या उतर रहा है तो ये सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। केशिकत्व के उदाहरण: फाउंटेन पेन की नींव, लालटेन में धागे की बनी केश नलियाँ, स्याही सुखाने के लिए सूखता कागज, ब्लोटिंग पेपर से बने रंध्र, एक तौलिया पानी सूख लेती है, और पौधे के जाइलम में जल का प्रवाह। अच्छा, पौधों के जाइलम में जल का प्रवाह। अच्छा, पौधों में एक होता है सब्सटेंस जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का मतलब कि जल, पौधा में अगर कोई जल को ऊपर नीचे कर रहा है तो वो जाइलम, और अगर कोई फ्लोएम का मतलब फल, यानी कि वो कोई भोजन को पहुंचा रहा है तो वो होता है फ्लोएम, है ना। तो बरसात के मौसम में लकड़ी फूल जाती है। रेत चिकनी मिट्टी की तुलना में शुष्क मिट्टी है। दीपक की बातें में तेल ऊपर चढ़ता है। मिट्टी की तुलना में रेत जल्दी सूखती है ना। तो ये सब किसका उदाहरण है? केशिकत्व के उदाहरण है। मिट्टी की नमी सुरक्षित रखने के लिए किसान खेत को जोतता है। मिट्टी से पानी केशिका दाब के कारण जड़ों में प्रवेश करती है। फाउंटेन पेन केशिका क्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। केशिका क्रिया के कारण कॉफ़ी पाउडर पानी में आसानी से घुल जाता है। यदि केशिका का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसमें जल के ऊपर उठना, विप्लव करना आधा हो जाएगा। यदि केशिका का व्यास डायमीटर को दुगुना कर दिया जाए तो जल का ऊपर उठना आधा हो जाएगा। अब पढ़ेंगे गाढ़ापन या क्षयणता, विस्कोसिटी। गाढ़ापन यानी कि विस्कोसिटी। इसे तरल घर्षण या तरल का श्यानकर्षण या आंतरिक कर्षण भी कहा जाता है। अच्छा, आंतरिक घर्षण भी कहा जाता है ना। तो जब कोई लिक्विड है तो उसके बीच में जो कोई फ्रिक्शन लग रहा है, तो इंटरनल फ्रिक्शन हो रहा है, इंटीरियर फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तरल गति का प्रतिरोध भी कहा जाता है, इसे तरल गति का प्रतिरोध भी कहा जाता है। तरल का वह गुण जिसके कारण वह अपने संपर्क सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करती है उसे क्षयणता कहते हैं, उसे हम विस्कस कहते हैं। कोई लिक्विड का वह गुण जिसका संपर्क में सतह का जो मध्य है उसमें सापेक्ष गति का विरोध करती है तो उसे हम विस्कस कहते हैं। तरलों के संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले बल को श्यान बल कहा जाता है ना। जब तरल के संपर्क में सतह के मध्य जो दो सतह है उसके बीच में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? श्यान बल कहा जाता है, विस्कस फोर्स कहा जाता है, विस्कस ड्रैग कहते हैं। सापेक्ष गति का विरोध करने वाले परत के बीच लगने वाले बल को श्यानता बल कहते हैं। और तरलता इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षयणता, है ना।
जो लिक्विडिटी है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षयंता यानी कि विस्कस। अतः शहद, पानी, केरोसिन, पेट्रोल व गैसों में क्षयंता का क्रमशः घटता जाएगा तथा तरलता का गुण क्रमशः बढ़ता जाएगा। क्षयंता का गुणांक नीटा, शियर स्ट्रेस यानी कि अनुरूपण प्रतिबल बाय विकृति दर, स्ट्रेन रेट। ये सब मैंने बहुत डिटेल में आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, आप उसे देखिए, आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, अनुरूपण प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, मैंने आप लोगों को स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला बताया था, फोर्स बाय एरिया, और रेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय लेंथ। अब न्यूटन के श्यान बल का नियम क्या है, F इक्वल्स टू नीटा ऑफ इंटू एरिया dv बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्या हो गया, जहाँ पे भी आप लोग को dv बाई डी एक्स स्मॉल लेटर में ऐसा लिखा रहता है, यानी कि यहाँ पे चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। इसका मात्रा क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। पॉज यूलिस, डेका पॉज, एसआई मात्रक है, पॉज सीजीएस यूनिट हो गया। और दाब में वृद्धि के साथ तरल की क्षयंता बढ़ जाती है। अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो क्षयंता विस्कस बढ़ जाएगी। तापमान में वृद्धि के साथ सभी गैसों की क्षयंता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ तरल की क्षयंता कम हो जाती है द्रव प्रोटीन को छोड़कर। एंड इज नीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेम्परेचर टी। एक आदर्श तरल की क्षयंता शून्य होती है। गैसों की क्षयंता दाब पर निर्भर नहीं करती है। जो गैस है उसका विस्कोसिटी दाब पर निर्भर, प्रेशर पर निर्भर नहीं करेगा। जल की क्षयंता दाब के बढ़ने पर घटती है। श्यान बल परतों, तरल के परतों के संपर्क क्षेत्रफल, आपेक्षिक वेग व उनके मध्य दूरी पर निर्भर करता है, जबकि घर्षण बल इन कारकों पर निर्भर नहीं करता है। क्षयंता की वजह से हिलता हुआ द्रव स्थिर अवस्था में आ जाता है। स्टोक्स का नियम, यदि त्रिज्या r एक गोला क्षयंता n के द्रव के माध्यम से वेग v से गति करता है तो गोले की गति का विरोध करने वाला बल श्यान बल कहलाता है, श्यान बल है। यदि कोई त्रिज्या का एक गोला, मान लीजिए कि एक सर्कल है, एक गोला है, उसका त्रिज्या r है और उसका विस्कोसिटी n है, तो उस किसी द्रव के माध्यम से भी वेग से अगर गति कर रहा है तो उसका गति का जो विरोध कर रहा है उसको हम श्यान बल कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पाई नीटा r इंटू वी। आर यहाँ पे त्रिज्या, v क्या हो गया वेलोसिटी, n क्या हो गया विस्कस क्षयंता, पाई और 6। स्टोक्स के नियम का महत्व, बादलों का बनना, बादलों को ऊंचाई से निरंतर वेग के साथ स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की तुलना में बारिश की बूंदे की गति कम क्यों होती है। यह नियम पैराशूट की सहायता से नीचे वाले व्यक्ति की सहायता करता है। महत्वपूर्ण बिंदु, वाहनों के टायरों में वायु दाब मापने के लिए संकल्पना का प्रयोग किया जाता है, वह है गेज दाब यानी कि गेज प्रेशर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम यांत्रिकी बल एवं गति के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।